दोस्तों, नॉलेज एंड ग्रोथ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस की तीसरी लहर। इस वीडियो में आप जानेंगे तीसरी लहर पर एक्सपर्ट्स की राय व चेतावनी, पहली दो लहरों के बारे में ज़रूरी जानकारी, तीसरी लहर की संभावित विशेषताएं, तीसरी लहर के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि बीच बीच में हम कोरोना के नए वेरिएंट्स और ज़रूरी सावधानी के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर, ज़रूरी जानकारी व सावधानी। दोस्तों, अगर हम बात करें कि क्या तीसरी लहर दूसरी लहर जितनी घातक हो सकती है, तो इस बारे में ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की और उनका इस बारे में उत्तर है नहीं। तीसरी लहर को दूसरी लहर जितनी घातक होने के लिए 3 संभावनाओं की चरम सीमा को सच होना होगा, जो कि लगभग असंभव है। सबसे पहली संभावना यह है कि अगर पिछले साल में 1/3 से ज़्यादा कोरोना से संक्रमित हुए लोग अगर अपनी इम्यूनिटी पूरी तरह खो दें। दूसरी संभावना, अगर कोरोना वायरस का नया वेरिएंट इतना घातक हो कि इसकी संक्रमण दर इतनी हो कि हर एक संक्रमित व्यक्ति से कम 4 या 5 लोग और संक्रमित हो रहे हैं। दोस्तों, यही नहीं, ये दोनों संभावनाएं तब वास्तविकता में बदलनी चाहिए जब दूसरी लहर पूरी तरह समाप्त हो चुकी हो। ऐसा होना अभी तक के संक्रमित दर से बहुत दूर की बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शेयर किए गए डेटा के अनुसार कोरोना वायरस का पॉजिटिविटी रेट पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है। वहीं हाल ही में SBI द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई जिसका नाम है कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन, जिसके अनुसार तीसरी लहर की पीक यानी चरम सीमा सितंबर 2021 के महीने में आ सकती है। इस रिपोर्ट के ग्लोबल डेटा के अनुसार तीसरी लहर में कोविड केसेस दूसरी लहर की तुलना में 1.5 से 2 गुना ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चिंता व्यक्त करते हुए चेतावनी दी है कि लॉकडाउन के खत्म होने के बाद लोगों की लापरवाही के कारण तीसरी लहर ज़रूर आएगी। ऐसी ही स्थिति आगे भी रही तो कोरोना की तीसरी लहर 4 से 6 हफ्ते में आ सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर लोग सावधान रहें और अगर अच्छी खासी आबादी का टीकाकरण हो जाए तो शायद तीसरी लहर आएगी ही नहीं या फिर इसका प्रभाव बहुत कम होगा। कोविड-19 के सूत्र मॉडल पर काम कर रहे मनिंदर अग्रवाल ने कहा कि यदि वायरस का कोई नया रूप सामने आता है तो तीसरी लहर तेजी से फैल सकती है, लेकिन ये लहर दूसरी लहर की तुलना में आधी होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज़्यादा तबाही की थी। अब इसी वेरिएंट का नया स्वरूप सामने आ रहा है जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है। अगर तीसरी लहर के आने की या उसकी चरम सीमा यानी पीक की बात की जाए तो ज़्यादातर स्टडीज़ या रिपोर्ट्स के मुताबिक तीसरी लहर अगस्त के शुरुआत या अंत में आ सकती है, जबकि उसकी चरम सीमा के सितंबर से लेकर नवंबर के शुरू में आने के आसार हैं। पहली लहर के दौरान कोरोना के बारे में कम जानकारी उपलब्ध थी, हालांकि दूसरी लहर में कोरोना के केसेस ज़्यादा थे। दूसरी लहर की तुलना में पहली लहर के दौरान ज़्यादा उम्र वाले कोरोना पेशेंट्स अधिक थे, जबकि दूसरी लहर के दौरान कोरोना पीड़ितों में सांस लेने में तकलीफ अधिक देखी गई। हालांकि दूसरी लहर के दौरान ज़्यादा केसेस इसलिए भी देखने को मिले क्योंकि दूसरी लहर के दौरान कोरोना टेस्टिंग ज़्यादा हुई। लोगों ने सावधानी बरतने में भी लापरवाही ही बरती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहली और दूसरी लहर के बारे में डेटा शेयर किया गया, जिसके अनुसार पहली लहर में 20 से 30 साल की उम्र वालों में पॉजिटिविटी रेट 20% के आसपास रही, जबकि दूसरी लहर में यह लगभग 19% रही और 10 से 20 साल की उम्र वालों की पॉजिटिविटी रेट में दोनों लहरों के दौरान कोई खास फर्क नहीं आया। इस बारे में ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि दूसरी लहर में पहली लहर की तुलना में किसी भी एज ग्रुप में पॉजिटिविटी रेट पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसी बात पर नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर VK पॉल ने
भी अपनी सहमति दी। यह भी देखा गया कि दोनों ही लहरों में 70% कोरोना पेशेंट्स 40 से ज़्यादा की उम्र वाले थे। दोस्तों, अगर तीसरी लहर की संभावित विशेषताओं और असर पर बात की जाए तो बच्चों पर इसका ज़्यादा बुरा असर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस पर किसी वैज्ञानिक या किसी संस्था ने सहमति दी ही नहीं है। और डॉक्टर्स ने भी बार बार यही कहा है कि कोविड-19 से संक्रमित बच्चों में हल्के लक्षण ही मिले हैं और उनके बेहतर रिकवर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वैक्सीन के प्रभाव की बात की जाए तो वैक्सीन नए वेरिएंट्स पर कम या ज़्यादा भी कारगर साबित हो सकती है। अभी नए वेरिएंट्स पर वैक्सीन के प्रभावों पर रिसर्च जारी है। दोस्तों, डेल्टा प्लस वेरिएंट को बहुत इन्फेक्शियस कहा जा रहा है। यह अपने साथ अपने पूर्वज यानी डेल्टा वेरिएंट की विशेषताएं भी लेकर चलता है। हालांकि ये कहना कठिन है कि तीसरी लहर दूसरी लहर की तुलना में कितना नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट्स पर रिसर्च अब भी जारी है। कुछ वैज्ञानिक रिसर्चेज में यह भी कहा गया है कि ताज़ा लहरें पुरानी लहरों से कम प्रभावशाली होती हैं, लेकिन कोरोना में सावधानी ना बरतना कोरोना से घबराने जितना या उससे भी अधिक नुकसानदायक है। इसलिए सावधानी बरतें, घबराएं नहीं। दोस्तों, तीसरी लहर के शुरुआती लक्षण महाराष्ट्र और केरल में देखे जा रहे हैं। पिछले हफ्ते कुल केसेस के 50% केसेस इन्हीं दोनों राज्यों में देखे गए। हालांकि मुंबई और पुणे में कुछ राहत रही, पर केसेस वहां भी अब बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब आप जानकारी प्राप्त करेंगे कोरोना वेरिएंट्स के बारे में। सबसे पहले अल्फा वेरिएंट। इसकी शुरुआत सितंबर 2020 में इंग्लैंड में हुई। यह वेरिएंट इंग्लैंड में सर्दियों में कोविड केसेस में अत्यधिक बढ़ोतरी होने का कारण बना, जिसकी वजह से इंग्लैंड की सरकार को जनवरी 2021 में दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा। WHO के अनुसार यह वेरिएंट 172 देशों में फैल गया। बीटा वेरिएंट। यह वेरिएंट सबसे पहले अगस्त 2020 में दक्षिण अफ्रीका में देखा गया, जिसकी वजह से वहां कोरोना केसेस बहुत बढ़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वेरिएंट 120 देशों में फैल गया। गामा वेरिएंट। यह वेरिएंट ब्राज़ील के मनोस शहर में दिसंबर 2020 में सबसे पहले दिखाई दिया। इसने ब्राज़ील के हेल्थ सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया। डेल्टा वेरिएंट। यह सबसे पहले भारत में पाया गया। यह वेरिएंट भारत में दूसरी लहर से होने वाले भारी नुकसान का कारण बना। स्टडीज़ के अनुसार सबसे पहले वुहान में पाए जाने वाले कोरोना वेरिएंट की तुलना में डेल्टा वेरिएंट के सामने वैक्सीन्स 7 से 8 गुना कम असरदार हैं। इस वेरिएंट के केसेस इजराइल और इंग्लैंड में भी पाए गए। यह वेरिएंट कोरोना के गंभीर लक्षणों का कारण बनता है और इससे संक्रमण की संभावना भी ज़्यादा होती है। डेल्टा प्लस वेरिएंट। डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट का ही एक नया स्वरूप है। इस वेरिएंट ने महाराष्ट्र में बहुत संक्रमणकारी केसेस बढ़ाए। यह इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, जापान, रूस, नेपाल आदि देशों में पाया गया है। कपा वेरिएंट। इसे B1167 भी कहा जाता है। यह हमारे इम्यून डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाता है। लैम्डा वेरिएंट। लैम्डा वेरिएंट सबसे पहले पेरू देश में पाया गया और सबसे ज़्यादा लैटिन अमेरिकी देशों में पाया गया। हालांकि यह अभी तक भारत में नहीं है, पर यह वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और अभी इस पर रिसर्च जारी है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो और कोरोना वायरस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कमेंट करें।